हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलज। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने पश्चिमी घाट के निर्माण, उसके विस्तार और उसके विशेषताओं के बारे में बात कर लिया था। आज के इस वीडियो में भी हम पश्चिमी घाट को ही कंटिन्यू करेंगे, पश्चिमी घाट के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके आगे की विशेषताओं के बारे में। अगर आपने हमारा पिछले क्लास का वीडियो, जो पश्चिमी घाट का पहला वीडियो था, उससे अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप पिछले क्लास का वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे, पश्चिमी घाट में स्थित सभी पर्वत शिखर के बारे में, कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से पर्वत शिखर स्थित हैं, इसके बारे में आज की इस क्लास में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा रहा भारत का मैप, दक्षिण भारत का मैप, आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा रहा भारत का। इसमें जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन वाला भाग, ये सबसे ऊपर में जो ग्रीन भाग है, ये हमारा विंध्य श्रेणी है। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है पहले भी। विंध्य श्रेणी के नीचे ये रेड वाला भाग दिख रहा होगा, लाल वाला भाग, ये हमारा है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के नीचे एक और ग्रीन भाग दिख रहा है, ये हमारा है सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज के बाद एक और आपका रेड वाला भाग दिख रहा है, ये हमारा है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी घाटी, ये हमारा ताप्ती नदी है। और ताप्ती नदी घाटी से ही हमारा शुरू होता है पश्चिमी घाट। ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट वाला हिस्सा। ये जितने भी आपको ब्लू वाले भाग दिख रहे हैं, ये सभी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। ये जितने ब्लू वाले पार्ट हैं, ये जितने भी ब्लू वाले भाग हैं, ब्लू से जो दिख रहे होंगे आपको, ये सभी हमारे पश्चिमी घाट के पार्ट हैं। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारा पूरा आपका पूर्वी घाट का पार्ट है। पश्चिमी घाट इधर से और इधर से पूर्वी घाट दोनों एक स्थान पे इधर मिलते हैं दक्षिण की ओर, जो हमारा है नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आके मिल जाते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस पश्चिमी घाट में कौन कौन से पर्वत शिखर स्थित है। तो सबसे ऊपर में आपको इस हिस्से में एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, जो ये पश्चिमी घाट है। और ये आपका इस रेंज में सतमाला रेंज, यहाँ पे सतमाला रेंज है, और यहाँ से ये पश्चिमी घाट इधर। सतमाला रेंज आखिर पश्चिमी घाट का हिस्सा है, लेकिन ये हमारा सतमाला रेंज रहा, और ये हमारा पश्चिमी घाट। तो सतमाला रेंज और पश्चिमी घाट, इस हिस्से के बीच में एक डॉट दिख रहा होगा, ये हमारा है कलसुबई पर्वत शिखर। कलसुबई पर्वत शिखर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कलसुबई पर्वत शिखर उत्तरी सह्याद्री का सबसे सर्वोच्च शिखर है। उत्तरी सह्याद्री का सबसे सर्वोच्च शिखर हमारा है कलसुबई पर्वत शिखर। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कुछ किताबों में 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और कुछ किताबों में इसे 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो जो उत्तरी सह्याद्री है 16 डिग्री, गोवा जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा से ऊपर वाला, उत्तर वाला जो हिस्सा है वो हमारा उत्तरी सह्याद्री है। और उत्तरी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वही हमारा है कलसुबई पर्वत शिखर। कलसुबई के बाद हमारा यहाँ पे मिलता है महाबलेश्वर पर्वत शिखर। देखिए इस हिस्से पे, ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। महाबलेश्वर के बाद इसके दक्षिण की तरफ जब आते हैं तो आपको मिलता है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। ये हमारा महाबलेश्वर रहा। और इसके दक्षिण में जब कर्नाटक की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है बाबा बुदन की पहाड़ियां। ये बाबा बुदन की पहाड़ियां, और बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में स्थित है। ये से यहाँ डिनोट किया है कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। और कर्नाटक का चिकमंगलूर जिला कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चिकमंगलूर जिला कॉफी के उत्पादन के लिए। और बाबा बुदन की पहाड़ियां आयरन अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियों में आयरन अयस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां से हमें 2 बातें समझ में आई, कि बाबा बुदन की पहाड़ियां आपका कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है, और बाबा बुदन की पहाड़ी आपका आयरन अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियों में हमें 2 पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं। पहला है कुद्रेमुख पर्वत शिखर, दूसरा है मुल्यानगिरी पर्वत शिखर। ये सभी आपका कर्नाटक में पड़ते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी ही कर्नाटक में है, तो पर्वत शिखर भी आपका कर्नाटक में ही पड़ेंगे। तो जो मुल्यानगिरी है, ये बाबा बुदन की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर। तो बाबा बुदन की पहाड़ी में हमें 2 पर्वत शिखर महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। पहला तो है कुद्रेमुख और दूसरा है मुल्यानगिरी। और मुल्यानगिरी बाबा बुदन की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंचा शिखर है। केवल ये बाबा बुदन की पहाड़ी का नहीं, पूरे कर्नाटक का
पूरे कर्नाटक का भी ये सर्वोच्च शिखर है मुल्यानगिरी। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो वह होगा मुल्यानगिरी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा बुदन की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो उसका भी आंसर होगा आपका मुल्यानगिरी। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जैसे जैसे आगे इधर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो दक्षिण की तरफ कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी, जहां पे हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी में भी हमें कुछ पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है दोदा बेट्टा पर्वत शिखर। दोदा बेट्टा पर्वत शिखर, दोदा बेट्टा पर्वत शिखर नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर होने के साथ साथ ये पूरे दक्षिण भारत का, ये पूरा जो दक्षिण भारत है, इस पूरे दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, यानी दूसरा सर्वोच्च शिखर है दोदा बेट्टा, जो नीलगिरी में स्थित है। और इसमें एक और पर्वत शिखर देखने को मिलता है और वह है उड़गमंडलम पर्वत शिखर। इसको ऊंटी के नाम से भी जाना जाता है। उड़गमंडलम पर्वत शिखर को ऊंटी के नाम से भी जाना जाता है। तो नीलगिरी में दो पर्वत शिखर देखने को मिले, दोदा बेट्टा और उड़गमंडलम। उड़गमंडलम को ऊंटी के नाम से जानते हैं और दोदा बेट्टा नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, साथ ही साथ पूरे दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो यहां से अब बात करें तो जो नीलगिरी है, नीलगिरी का जो विस्तार है वह हमें 3 राज्यों में देखने को मिलता है। पहला तो इधर आपका तमिलनाडु मिलता है, इधर कर्नाटक में मिलता है, इधर केरल, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन 3 राज्यों में नीलगिरी का विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन जो नीलगिरी का ये पर्वत शिखर है, ये दोदा बेट्टा और उड़गमंडलम, ये दोनों आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में इसका विस्तार है, दोदा बेट्टा का और उड़गमंडलम का। तो यहां से हमने नीलगिरी की बात कर ली। अब नीलगिरी के दक्षिण की तरफ अन्नामलई की पहाड़ी है और अन्नामलई की पहाड़ी में एक पर्वत शिखर देखने को मिलता है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। इसका जो ऊंचाई है वह है 2695 मीटर। अनाईमुड़ी पूरे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च शिखर है। अनाईमुड़ी पूरे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह स्थित है अन्नामलई की पहाड़ी में, अनाईमुड़ी। और दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है दोदा बेट्टा। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है पूरे दक्षिण भारत का, और यह नीलगिरी के पहाड़ी में स्थित है तमिलनाडु में। आगे बात करें तो अगला जो पर्वत शिखर है वह है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आपका यहाँ पड़ता है, पूरा दक्षिणी हिस्से में, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वहां पे पड़ता है। और इसके बाद मिलता है नागरकोई, नागरकोई पर्वत शिखर। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत यानी पूरे भारत का जो सबसे दक्षिण में जो पर्वत शिखर है वह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा नागरकोई। नागरकोई पर्वत शिखर भारत के सबसे दक्षिणतम में स्थित है, सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित है नागरकोई पर्वत शिखर। लेकिन कभी कभी आपका नागरकोई ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपका मिलेगा महेंद्रगिरी। तो उस समय आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो पर्वत शिखर है वह कौन सा है। तो आपका नागरकोई अगर ऑप्शन में ना मिले तो वहां मिलेगा आपको महेंद्रगिरी ऑप्शन में। तो उसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। सबसे दक्षिणतम पर्वत शिखर है भारत का महेंद्रगिरी। तो यहां से हमने पश्चिमी घाट में जितने भी पर्वत शिखर स्थित है महत्वपूर्ण, जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कलसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, मुल्यानगिरी, दोदा बेट्टा, उड़गमंडलम, ऊटी, अनाईमुड़ी, नागरकोई और महेंद्रगिरी, इन सभी के बारे में बात कर लिया। अब चलिए आगे हम लोग पश्चिमी घाट के और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल अरब सागर की तरफ से आने वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। अब इस बात को हम समझते हैं। तो ये हमारा रहा पश्चिमी घाट। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का ये वाला आपका पश्चिमी ढाल है और ये वाला आपका पूर्वी ढाल है। तो पश्चिमी ढाल आपका अधिक वर्षा प्राप्त करता है और पूर्वी ढाल आपका कम वर्षा प्राप्त करता है। यानी पश्चिम की तरफ जितने भी क्षेत्र हैं इधर वर्षा अच्छा प्राप्त कर लेता है और पूरब की ओर जितने भी क्षेत्र हैं इधर वर्षा नहीं मिल पाता है। अब इसका कारण क्या है इसको समझते हैं। तो ये हमारा रहा पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट है। इधर हमारा अरब सागर है। तो अरब सागर से मानसूनी हवाएं चलती है।
अरब सागर से मानसूनी हवाएं इधर चलती हैं। तो जब मानसूनी हवाएं चलती हैं तो यहाँ इन क्षेत्रों में मानसूनी हवाएं चलती हैं और इन क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा प्राप्त करता है। क्यों? तो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से उठा हुआ है, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट का, ये इस प्रकार से उठा हुआ है। अब इधर अरब सागर से मानसूनी हवाएं चली और इस क्षेत्र से टकराए, यहाँ से टकराए। अब टकराने से क्या हुआ, मानसूनी हवाओं के द्वारा यहाँ पे अच्छा वर्षा प्राप्त हुआ इस क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में। लेकिन पूर्वी घाट में ये मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती इन क्षेत्रों में। यहाँ पे तो ये पश्चिमी ढाल का ये ऊंचा स्थान है, पश्चिमी ढाल का, तो इसके पश्चिमी ढाल के इधर इन क्षेत्रों में मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती और जो हवाएं पहुंच पाती है थोड़ा बहुत, तो उसकी आर्द्रता कम हो जाती है, जिस कारण से इधर वाले क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, बहुत कम वर्षा देखने को मिलता है। तो इस कारण से इन क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में आपका वर्षा अच्छी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट को क्रॉस करके इधर नहीं पहुंच पाती है, इधर ही सारी वर्षा हो जाती है। और जो हवाएं पहुंचती भी है तो उनकी आर्द्रता कम हो जाती है, उसमें नमी कम हो जाती है, जिस वजह से वर्षा अच्छी नहीं हो पाती। उदाहरण के तौर पे समझें तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में हमारा स्थित है मुंबई शहर, एक शहर है मुंबई, वो स्थित है। और पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में, इधर पूर्वी ढाल में एक शहर स्थित है पुणे शहर। तो मुंबई में वर्षा आपका 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलता है मुंबई वाले क्षेत्र में। हालांकि ढलान तेज है, इस वजह से बारिश का पानी यहाँ पे ठहर नहीं पाता है, बहुत जल्द ही बह के अरब सागर में पहुंच जाता है। लेकिन वर्षा अच्छी होती है, इन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है। लेकिन पुणे में 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, पुणे में 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और मुंबई में 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। यानी मुंबई में अधिक वर्षा है और पुणे में कम वर्षा। रीजन भी समझ में आ गया, क्योंकि इधर मानसूनी हवाएं आती है जिस वजह से वर्षा होती है, इधर मानसूनी हवाएं नहीं पहुंचती है जिस वजह से वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में जितने भी शहर होंगे तो इन क्षेत्रों में वे अच्छी वर्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में पूर्वी ढाल में, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल में जो शहरें उपस्थित हैं, जो शहर हैं, उन शहरों में अच्छी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां से हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले चट्टानों के बारे में कि यहाँ किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट को सबसे पहले तो हम लोगों ने समझ लिया था कि पश्चिमी घाट को या तो 2 भागों में या तो 3 भागों में बांटा जाता है। तो पश्चिमी घाट को 2 भागों में हम लोग यहाँ बांटते हैं। पहला है उत्तरी सह्याद्री, 16 डिग्री गोवा से बढ़ता है, ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री होता है, नीचे यानी दक्षिण की तरफ वाला दक्षिणी सह्याद्री होता है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, इन दोनों क्षेत्रों में जो चट्टान पाए जाते हैं, अलग अलग चट्टान पाए जाते हैं, इनमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। उत्तरी सह्याद्री में दक्कन लावा क्षेत्र का चट्टान पाया जाता है, लावा वाले चट्टान, लावा निर्मित चट्टान यानी बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। जो लावा निर्मित चट्टान होता है वो किस प्रकार का चट्टान होता है? बेसाल्ट चट्टान। तो उत्तरी सह्याद्री में बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। अब बेसाल्ट चट्टान क्यों पाया जाता है? तो इस क्षेत्र में समझिए, यहाँ पे क्या हुआ था, जब प्लेट टकराया था तो क्या हुआ था, यहाँ भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था। तो इस क्षेत्र से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, यहाँ इस क्षेत्र से, यहाँ से स्थित हमारा पश्चिमी घाट यहाँ से स्टार्ट है, इन क्षेत्रों से ताप्ती घाटी क्षेत्र में। तो यहाँ भ्रंश घाटी था इसके ऊपर, तो यहाँ से क्या हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ये ज्वालामुखी का उद्गार होने से यहाँ से लावा निकला और ये लावा आपका इधर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैल गया। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये लावा पूरा फैल गया और ये लावा फैलने से क्या हुआ, ये ठंडा हुआ और ठंडा हुआ तो चट्टान का रूप ले लिया। तो लावा निर्मित चट्टान किस प्रकार का होता है? तो बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान आपका इन क्षेत्रों में पाया जाता है, उत्तरी सह्याद्री वाले क्षेत्रों में, और इसको दक्कन का पठार भी कहा जाता है, इसीलिए दक्कन लावा क्षेत्र हो गया और यहाँ बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। अब बेसाल्ट चट्टान यहाँ पाया जाता है तो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन, अपरदन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस क्षेत्र में
हमें काली मिट्टी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। ये तो हमारा हो गया उत्तरी सह्याद्री की बात। जब हम लोग 16 डिग्री गोवा से नीचे की ओर आते हैं यानी दक्षिणी सह्याद्री में, तो यहाँ हमें आर्कियन क्रम की चट्टान देखने को मिलती है और धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिलती है। आर्कियन क्रम की चट्टान का अपक्षयन अपरदन जब होता है तो उसी से धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। तो दक्षिणी सह्याद्री में आर्कियन और धारवाड़ इस तरह के चट्टान पाए जाते हैं, जबकि उत्तरी सह्याद्री में लावा निर्मित चट्टान पाए जाते हैं, बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे समझें तो जैसे बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं और कर्नाटक वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे हमारा आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टान पाए जाते हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों की खासियत क्या है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिज संपदा से भरे हुए होते हैं। इसमें खनिज बहुत ज्यादा प्राप्त किए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बाबा बुदन की पहाड़ियों में धारवाड़ और आर्कियन क्रम की चट्टान पाए जाते हैं और यहाँ पे आयरन एस्क पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, आर्कियन और धारवाड़। तो इस तरह के चट्टान मिलने की वजह से ही बाबा बुदन की पहाड़ियों में आयरन एस्क पाया जाता है। यह आयरन एस्क के लिए प्रसिद्ध है, हमने इसमें भी बात किया था यहाँ पे। तो बाबा बुदन की पहाड़ियों में आयरन एस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है। कारण क्या है, तो यहाँ पे जो चट्टान है वह धारवाड़ क्रम के चट्टान और आर्कियन क्रम के चट्टान मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पे आयरन एस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है। आगे बात करें तो अगला एग्जाम्पल है कर्नाटक। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सोना और आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। कर्नाटक का जो धारवाड़ जिला है उसमें सोना और आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। और धारवाड़ जिला, कर्नाटक का धारवाड़ जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये चट्टानें सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिला में मिला था। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिला में सबसे पहले पाया गया था और इसीलिए इस क्रम की चट्टानों को इसी जिला के नाम पे रखा गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्योंकि ये चट्टानें सबसे पहले धारवाड़ जिले में मिले थे, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। और धारवाड़ जिले में मिले इसीलिए उसी जिले के नाम पे इस चट्टान का नाम रख दिया गया धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो यहां से हमें ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो उत्तरी सह्याद्री में अलग प्रकार के चट्टान मिलते हैं, बेसाल्ट चट्टान, और बेसाल्ट चट्टान काली मिट्टी बनाता है। और दक्षिणी सह्याद्री में आर्कियन और धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं जो काफी समृद्ध होते हैं, खनिज संपदा से भरे हुए होते हैं। तो इन क्षेत्रों में, दक्षिणी सह्याद्री वाले क्षेत्रों में काफी ज्यादा हमें खनिज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देख लिया बाबा बुदन की पहाड़ी और कर्नाटक का धारवाड़ जिला। अब आगे हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट से निकलने वाले नदियों के बारे में, कि पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो ये हमारा पूरा रहा पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में सबसे ऊपर यहाँ पे जो नासिक के पास स्थित है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद इसके दक्षिण में यहाँ है महाबलेश्वर। आप यहाँ भी पढ़े थे महाबलेश्वर के बारे में, पर्वत शिखर में, ये महाबलेश्वर पर्वत शिखर। तो यहाँ है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर के बाद अगला जो नदी है वह है कावेरी, जो निकलती है ताल कावेरी। कावेरी निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी में स्थित है ताल कावेरी, और ये कर्नाटक में स्थित है। यानी ताल कावेरी से निकलती है कावेरी नदी, जो ब्रह्मगिरी में स्थित है। ब्रह्मगिरी कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में ताल कावेरी स्थित है और ताल कावेरी से निकलती है कावेरी नदी। ताल कावेरी कावेरी याद रखना आसान है, क्योंकि एक दूसरे से मिलता हुआ वर्ड है, ताल कावेरी कावेरी। और महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलशाली कृष्ण भगवान, आराम से याद रख पाइएगा, महाबलशाली कृष्ण भगवान कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, यह भी महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी यहीं से निकलती है। यानी महाबलेश्वर और त्र्यंबकेश्वर यह महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से गोदावरी और कृष्णा निकलती है। और आपका कर्नाटक में पड़ता है ताल कावेरी, और यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थान यहाँ पे कावेरी नदी का उद्गम स्थान
यहाँ है कृष्णा का, यहाँ है गोदावरी का। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है शरावती नदी। शरावती नदी भी निकलती है आपका पश्चिमी घाट से। ये जितनी भी नदियां हैं ये पूरब की ओर जाती है। गोदावरी कृष्णा कावेरी ये पूरब की ओर, लेकिन शरावती जो नदी है पश्चिम की ओर जाती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जोग जलप्रपात स्थित है। कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि जोग जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, तो ये शरावती नदी पे स्थित है। और शरावती भी आपका पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिम की ओर जाती है। बाकी ये तीनों नदियां गोदावरी कृष्णा कावेरी ये पूरब की ओर जाती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो यहाँ से हमने नदियों के बारे में भी समझ लिया, पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में। अब आगे हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे के बारे में। पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। अब ये दर्रे क्या होते हैं, सबसे पहले दर्रों को समझिए कि दर्रे किसे कहते हैं। पश्चिम घाट के पश्चिमी और बहुत सारे शहर हैं और पश्चिम घाट के पूर्वी और बहुत सारे शहर हैं। अब यहाँ बीचों बीच ये पश्चिमी घाट ऊंचा स्थान है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम को लोग पश्चिमी सिटी यानी पश्चिम में जो शहर है यहाँ पूर्वी शहर से कैसे कनेक्ट होंगे, पश्चिमी हिस्से पूर्वी हिस्सों से कैसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि बीच में तो आपका पहाड़ है, पश्चिमी घाट पर्वत है, तो कनेक्शन कैसे बनेगा। तो इसके लिए कुछ रास्ते हैं, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में कुछ रास्ते बने हुए हैं ताकि इधर की जो पश्चिमी शहरें हैं ये शहर इधर के पूर्वी शहरों से जुड़ सके। पश्चिमी घाट के पश्चिमी शहर पश्चिमी घाट के पूर्वी शहरों से जुड़ सके, इसके लिए पश्चिमी घाट के बीच से कुछ रास्ते कुछ दर्रे बने हुए हैं। तो जो रास्ते बने हुए उसी को दर्रा बोलते हैं। उसी दर्रे से क्रॉस करके हम पूर्वी शहर की ओर आ सकते हैं और पूर्वी शहर से इधर पश्चिम वाले शहरों में आ सकते हैं उसी दर्रे से। तो वही होते हैं दर्रे, रास्ते यानी रास्ते। पश्चिमी शहर को पूर्वी शहर से जोड़ता है, पूर्वी शहर को पश्चिमी शहर से जोड़ता है। तो इस तरह से कुछ रास्ते हैं आपका पश्चिमी घाट में, ताकि इधर वाले दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। अगर रास्ते नहीं होंगे तो फिर इधर के लोग इधर कैसे जाएंगे और इधर के लोग इधर कैसे जाएंगे, इन लोगों के बीच कनेक्शन कैसे बनेगा। तो कनेक्शन बनने के लिए इनमें कुछ रास्ते पाए जाते हैं, वही होते हैं दर्रे। तो पश्चिमी घाट में हमें 4 रास्ते देखने को मिलते हैं। देखिए ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे रास्ता है ताकि इधर जाया जा सके, इधर के लोग इधर आ सके, ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है। यहाँ पे भी रास्ता, यहाँ पे भी रास्ता, यहाँ पे भी रास्ता। तो कुल 4 रास्ते हमें देखने को मिलते हैं। 4 रास्ते पश्चिमी घाट में देखने को मिलते हैं, यानी 4 दर्रे पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये 4 दर्रे कौन है? पहला है थाल घाट दर्रा, दूसरा है भोर घाट दर्रा, तीसरा है पाल घाट दर्रा और चौथा है सेन कोटा कैंप। तो 4 दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे TBPS, याद रखते हैं ना, IBPS। तो इसको हम लोग याद रखें TBPS। T से थाल घाट दर्रा, B से भोर घाट दर्रा, P से पाल घाट दर्रा और S से सैन कोटा कैंप। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं TBPS। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है, थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र में स्थित है। सेन कोटा कैंप ये आपका केरल वाले क्षेत्र में स्थित है, केरल में पड़ता है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन कोटा कैंप ये हमारा पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। कई बार तो इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि जैसे थाने से नासिक कौन सा दर्रा जोड़ता है, थाने और नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन में मिलेंगे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेन कोटा। तो कौन सा? तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ बना हुआ है, इससे आप इन सभी चीजों का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए पश्चिम की तरफ आपका यहाँ थाने मिलेगा, मुंबई मिलेगा, गोवा मिलेगा, मंगलोर मिलेगा, कोझिकोड मिलेगा, जो जिसे पहले कालीकट कहा जाता था, वर्तमान में से कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, कोच्चि मिलेगा और तिरुअनंतपुरम मिलेगा, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख शहर आपका इधर पश्चिम वाले क्षेत्र में मिलेंगे। और पूर्वी क्षेत्र में आपको मिलेगा नासिक मिलेगा, इंदौर मिलेगा, आगरा मिलेगा, इधर पुणे मिलेगा, बेलगाम मिलेगा, बेंगलुरु मिलेगा, कोयम्बटूर मिलेगा, मदुरई मिलेगा, शिवकाशी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस फिगर को ड्रॉ कर लें अच्छे से। इधर आपका चेन्नई भी है और इसको आप दिमाग में सेट कर लें। यहीं से बहुत सारे सवाल बनेंगे। जैसे सवाल पूछा जाएगा कि थाने
और नासिक कौन सा दर्रा जोड़ता है। अब थाने से नासिक जाना हो तो किस दर्रे के द्वारा जाएंगे, तो यहाँ रहा थाने। अब थाने से हम यहाँ से क्रॉस करेंगे इस क्षेत्र से, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो कौन सा दर्रा यूज करेंगे, थालघाट। तो थाने और नासिक को जोड़ता कौन है, थालघाट दर्रा। अगर पूछा थाने से इंदौर, थालघाट दर्रा। थाने से आगरा, थालघाट दर्रा। मुंबई से पूछा जाए मुंबई से नासिक, थालघाट दर्रा। मुंबई से इंदौर, थालघाट दर्रा। मुंबई से आगरा, थालघाट दर्रा। तो इन सभी के लिए थालघाट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि थाने से पुणे को कौन कनेक्ट करता है, तो थाने से पुणे के लिए इधर से तो नहीं आएंगे, इधर से आएंगे इस क्षेत्र से। तो थाने से पुणे के लिए हो जाएगा भोरघाट दर्रा। मुंबई से पुणे, बेलग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई, कोई भी क्षेत्र आएंगे लोग, कोई भी शहर में, तो आपका भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रे से होके आएंगे। तो मुंबई से तो भोरघाट दर्रा कनेक्ट करेगा। उसी प्रकार से इधर आपका इंपाल घाट दर्रा की बात करें तो आपका जैसे कोझिकोड से कोयम्बटूर कौन जोड़ेगा, तो कोझिकोड से कोयम्बटूर आपका पालघाट दर्रा जोड़ेगा। इस प्रकार से पालघाट दर्रा। कोच्चि से कोयम्बटूर, कोच्चि से कोयम्बटूर आपका हो जाएगा पालघाट दर्रा। इसी प्रकार से तिरुअनंतपुरम से मदुरै या शिवकाशी जाना हो तो सेनकोटा गेप। कोच्चि से मदुरै या शिवकाशी जाना हो तो सेनकोटा गेप। तो इस प्रकार से शहरों से पूछ लिया जाता है कि इस शहर को इस शहर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। आपका ऑप्शन में ये 4 दर्रे मिल जाएंगे, इसमें से आपको जो आंसर होगा उसको बताना पड़ेगा। तो अगर आपके दिमाग में ये क्षेत्र पता है कि कौन सा स्थान कहाँ पे, थाने कहाँ है, मुंबई कहाँ है, नासिक कहाँ है, इंदौर कहाँ है, बेलग्राम कहाँ है, कोयम्बटूर कहाँ है, मदुरै कहाँ है, शिवकाशी कहाँ है, पालघाट, सेनकोटा, भोरघाट, थालघाट कौन कौन जगह पे, कौन कौन सा जगह से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से अगर आपको ये फिगर पता होगा तो आप सभी का आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से आप फिगर बना लें और इसको आप एक दो बार देखें बढ़िया से, तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। तो जब आपसे क्वेश्चन आएगा कि मुंबई और बेलग्राम को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपके दिमाग में फ्लैश करेगा मुंबई बेलग्राम कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भोरघाट, मुंबई भोरघाट दर्रा। तो इस प्रकार से कई सारे सवाल देखने को मिलते हैं, यहाँ से भी, दर्रों से भी। तो हमने आज की क्लास में पश्चिमी घाट के पर्वत शिखर के बारे में समझ लिया। पश्चिमी घाट में वर्षा का क्या कारण है कि पश्चिमी ढाल में अधिक वर्षा होती है और पूर्वी ढाल में कम वर्षा होती है, इसके कारण को भी हम लोगों ने समझ लिया। पश्चिमी घाट में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, उत्तरी सह्याद्री में अलग चट्टान है, दक्षिण सह्याद्री में अलग चट्टान है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। पश्चिमी घाट के नदियों के बारे में समझ लिया और साथ ही साथ हम लोग पश्चिमी घाट से संबंधित जितने भी दर्रे हैं उन दर्रों के बारे में समझ लिया। और हम लोगों ने ये भी जान लिया कि कौन सा दर्रा किस शहर को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पश्चिमी घाट के बारे में सभी चीजों के बारे में समझ लिया। यहीं से पश्चिमी घाट से रिलेटेड सवाल देखे जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पश्चिमी घाट से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चंस की एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं पश्चिमी घाट से। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।